बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई सीरीज के महंगाई के आंकड़े जो हैं वो जारी हो गए हैं। ये महंगाई के आंकड़े क्या है, ये एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। देखिए, जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 2.75% पर रहा है। सीपीआई महंगाई दिसंबर 2025 में करीब 1.33% के मुकाबले 2.75% पर आ गई है। और साथ ही जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 2.75% रहा है। ये न्यू सीरीज का डेटा मैं आपको बता रही हूं। जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 2.75% रहा। सीपीआई महंगाई दिसंबर 2025 में 1.33% था, जिसके मुकाबले 2.7% रहा है। अब इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुकी हैं। मिताली जी हैं, मिताली निकोरे। मिताली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। नई सीरीज का जो डेटा है वो जारी हो गया है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेटा को। तो मिताली जी से हमारा संपर्क जो है वो टूटा है, लेकिन बहुत जल्द हम उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये डेटा बता रहे हैं। जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 2.75% रहा है। न्यू सीरीज का डेटा जो है वो हमने वो जारी किया गया है। और मिताली जी हमारे साथ फिर एक बार कनेक्ट हो चुकी हैं। मिताली जी, बताएं किस तरीके से देख रही हैं आप इस डेटा को। जी नमस्ते। अगर आप ये देखें तो ये नई सीरीज बहुत जरूरी थी भारत का इन्फ्लेशन एक्यूरेटली ट्रैक करने के लिए, क्योंकि जो पुरानी सीरीज थी उसमें एक्चुअली जो वेटेज दिया हुआ था खाने के पदार्थों को, वो नियरली अर्बन एरियाज में 40% और रूरल एरियाज में 50% तक का वेटेज था। लेकिन जब हम आज का एक्चुअल रियलिटी देखते हैं, हम देखते हैं कि फूड प्राइसेस एक्चुअली कंट्रोल में है और फूड जो मतलब खाने के पदार्थ हैं वो इतना बड़ा एक्चुअली हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा अब नहीं है। और बहुत नई चीजें आ गई हैं जो कि एक इंडियन कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। और स्पेशली जो हाउस रेंट है वो एक बहुत बड़ा एरिया बन गया है खर्च, हर रोज के खर्च का। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि सीपीआई की जो सीरीज है वो अपडेट की गई है, उसकी मेथोडोलॉजी अपडेट करी गई है, जिसमें रेंट और बहुत सारी और चीजें जो हम खरीदते हैं, इवन ओटीटी जो हमारा टीवी का सब्सक्रिप्शन है, एयरलाइन टिकट्स, रेलवे टिकट्स, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो खर्चा होता है, इन सबको एक वेटेज दिया गया है, एक ज्यादा वेट दिया गया है। और उसके हिसाब से अब हमारा इन्फ्लेशन 2.75% पर आ रहा है। अप्रैल से दिसंबर का अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा, इन्फ्लेशन टेमिंग करके एक बात आई थी कि इन्फ्लेशन टेम कर रही है भारत, भारत में इन्फ्लेशन टेमिंग हो रही है। लेकिन अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब हम नई कमोडिटीज को डाल रहे हैं उस बास्केट में तो वो थोड़ी सी ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए इस नए सीरीज में ना 358 नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं। आपने अभी हालांकि देखिए बताया कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो शामिल की गई हैं। जैसे आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का मुद्दा उठाया, साथ ही रेंट, हाउस होल्ड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी नई चीजें हैं जो इसमें ऐड हो सकती हैं, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, लेकिन अब और कौन सी नई चीजें होंगी जो न्यू जनरेशन जो है वो इस्तेमाल कर रही है लगातार? जी, बिल्कुल। तो डिजिटल सर्विसेज़ इसमें वेटेज दी गई है। डिजिटल सर्विसेज़, ई-कॉमर्स पे बाइंग जो हो रही है, उसको वेटेज दी गई है। फूड को तो दी ही गई है, फूड में भी एक नई कैटेगरी ऐड करी गई है कि जो खर्चा हम फूड प्लेटफ़ॉर्म्स पे करते हैं, जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, बहुत सारे ये नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं जिस पर खाने ऑर्डर्स होते हैं। फूड ऑर्डर्स पे जो खर्चा हो रहा है, वो भी इंक्लूड करा गया है, स्पेशली अर्बन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। बाहर जाकर अगर आप खर्चा कर रहे हैं, जैसे आप फ़िल्म देख रहे हैं या फिर आप कोई भी कहीं आउटिंग कर रहे हैं, तो उसको भी वेटेज दिया गया है, उसे एक्चुअली इंडेक्स में लाया गया है। कोई अगर आप हॉलिडे ले रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, उसे भी इंडेक्स में लाया गया है। फुटवियर, कपड़े, हाउसहोल्ड के गुड्स, मतलब जो हम घर के लिए छोटी-छोटी चीज़ें खरीदते हैं, और फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको अब इंडेक्स में एक डिफरेंट वेटेज दी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें कि हाउस होल्ड कंजम्पशन
कंजम्पशन का जो डेटा है जो 2023-24 में निकला, इसलिए 2024 को बेस ईयर बनाया गया है और 23-24 के हाउस होल्ड कंजम्पशन के डेटा के बेसिस पर ये वेटेजेस तय करी गई हैं कि जो एक्चुअल डेटा हमें बता रहा है कैसे अर्बन हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड से डिफरेंट खर्चा करते हैं, वो सारी डिजिटल सर्विसेज, फिजिकल सर्विसेज और गुड्स उन सबको भी इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले वक्त में या फिर आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई या क्रूड ऑयल में क्या बड़ा दबाव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है? मुझे एक्चुअली इसके कोई आसार दिख नहीं रहे हैं अगर हम काफी प्रैक्टिकली सोचें। ऑयल प्राइसेस हमें पता ही है और हम काफी टाइम से आपके शो पर डिस्कस कर ही रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स चल रही थी उसके बेसिस पर ही हमारी ऑयल की डिमांड और ऑयल की सप्लाई मीट हो रही थी। लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले 2 हफ्ते में जो ट्रेड डील्स हुई हैं भारत की, उसमें गल्फ कंट्रीज के साथ भी एक ट्रेड डील हुई है, तो वहां से भी मुझे लगता है कि ऑयल सप्लाई ईज्ड रहेगा, रशियन ऑयल सप्लाई भी चलता रहेगा और अमेरिका से और वेनेजुएला से भी ऑयल सप्लाई भारत के पास आएगा। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ऑयल प्राइसेस में अभी इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आने वाली है ग्लोबल ऑयल मार्केट में। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम इन्फ्लेशन रेट्स को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि केवल ऑयल ही नहीं, बहुत और रीजंस की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है और अभी हमने अपने फूड इन्फ्लेशन को कम करके रखा है। आज भी चाहे फूड कम हो गया है, मतलब पहले बिल्कुल 40% से 50% था, अब 10% कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इन्फ्लेशन का। बिल्कुल। अब ये जो नई सीरीज जो लागू की गई है, आने वाले वक्त में क्या आपको संभावना लग रही है कि इसका रेपो रेट पर असर दिखेगा? क्या वो कम होंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? तो अभी आप ये देखिए कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2% से लेके 6% के बीच में होना चाहिए। अभी भी हम लोग काफी लो हैं इन्फ्लेशन में, मतलब इन्फ्लेशन आज 2.75 पर एवरेज आई है, अर्बन इन्फ्लेशन 2.77% पर आई है, तो मतलब करीब करीब 3% पर इन्फ्लेशन है। तो इसका मतलब अभी मेरे हिसाब से कि मॉनेटरी एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी बिल्कुल कंट्रोल्ड है और एक अच्छे रेंज में है, 2 to 6% के रेंज में और हेल्दी रेंज में है। और अभी अभी हमने देखा भी है, आरबीआई का डिसीजन यही था कि सारे रेट्स को होल्ड करा जाए। ये फेड की तरफ से तो इस साल में संभावना ये जताई जा रही है कि 2 बार जो कट है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब इंडिया में क्या असर देखने के लिए मिलेगा? क्या सच में रेपो रेट में और बदलाव किए जा सकते हैं? क्या कमी आती है? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल जो सीपीआई के डेटा आए हैं वो आपके सामने है। शुक्रिया मिताली जी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार सीपीआई के बेस ईयर 2022 को बदलकर 2024 कर रही नजर आई और नई सीरीज में देखिए जनवरी में महंगाई 2.75% पर रही है और इस बदलाव का आम आदमी पर कितना असर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे फायदा कितना होगा? इन तमाम मुद्दों पर एमओएसपीआई के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। सुनिए। देखिए, मॉस्पी सेक्रेटरी सौरभ गर्ग हमारे साथ हैं और आज सीपीआई के लिए न्यू बेस ईयर रिलीज किया है सरकार ने। इस मसले पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है। सर, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आज सरकार ने सीपीआई के लिए न्यू बेस ईयर रिलीज किया है, न्यू सीरीज की घोषणा की है। इसमें किस किस तरह के मेजर चेंजेज होंगे जो कि आज की परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो एक्चुअल डेटा एक्यूरेसी की बात की जा रही है, तो किस किस तरह के मेजर चेंजेज हम देख सकते हैं? अब तक जो हमारा बेस ईयर था वो 2012 का था, अब हम 2024 को शिफ्ट कर रहे हैं। पिछले दशक में जो वस्तुएं लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हैं, खरीदते हैं, उसमें काफ़ी अंतर हुआ है, चेंजेस हुए हैं और यही हम कैप्चर करना चाहते हैं कि जो भी घर में लोग बाग वस्तुएं लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सेवाएं को इस्तेमाल करते हैं, उसका ठीक हम चित्र दे पाएँ जो सीपीआई है। सीपीआई का मकसद वही होता है कि जो मूल्य हाउस होल्ड को, किसी भी घर को फेस करते हैं जब भी मार्केट में जाते हैं, उसका एक विवरण एक चित्र हमें देने का हम चेष्टा करते हैं।
तो पिछले 10 साल में हमने 10 साल पहले एक सर्वे किया था, सर्वेक्षण किया था। उसके हिसाब से जो जो वस्तुएं खरीदते हैं आम आदमी, उसके हिसाब से हमने वो बास्केट बनाई थी। अब 2024 में बिकॉज काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, डिजिटल इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हो गए हैं और सेवाओं में भी अंतर आया है, तो ये सभी अंतर अब हम इस बास्केट में हमने इंक्लूड किए हैं। जो डिफरेंट आइटम्स हैं उसमें उनके वेट्स, उनकी कितनी महत्व रहती है, वो बदलाव आया है। और नए डेटा के स्रोत तैयार हुए हैं डिजिटल मीडियम से, और भी इंडिकेटर्स वो हमने इस्तेमाल किए हैं। और जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो इन सभी स्तर पे हमने ये नया सिस्टम आज से इंट्रोड्यूस करेंगे, नया बेस ईयर इंट्रोड्यूस करेंगे। ये अब मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो भी घर, जो भी कोई आम आदमी जब भी मार्केट जाता है, जो जो वस्तुएं खरीदता है, उसका रिप्रेजेंटेशन और बेहतर तरीके से होगा। जहाँ तक आइटम्स की बात है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, जिसमें फूड आइटम्स हैं या हाउसिंग सेक्टर है, दूसरे आइटम्स हैं, उसका शेयर किस तरीके से डिसाइड होगा, क्योंकि उसमें किस तरह के चेंजेस किए गए हैं न्यू सीरीज में? पिछले 10 सालों में लोगों की आमदनी बढ़ी है, जो हमारे सर्वेक्षण है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, उससे भी मालूम पड़ता है। और जब आमदनी बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों पे, खाद्य आइटम्स पे थोड़ा एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है नए बेस में। करीब 6-7% ड्रॉप आएगा उसमें खाद्य पदार्थों में। सेवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्विसेज का जो भार है वो इंक्रीज होगा। हाउसिंग में अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो रेंट पे करते हैं वो इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी सेवाओं में भी हमने और बढ़ोतरी की है नंबर ऑफ आइटम्स कैप्चर करने के लिए। और नंबर ऑफ मार्केट्स जितने हम कवर करते हैं उसमें भी इंक्रीज किया है, कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, दोनों में जो डेप्थ ऑफ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो इंक्रीज होगा। इसमें ऑनलाइन सोर्सेस के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसको भी मेंशन किया गया है, उसकी कितनी हिस्सेदारी होगी? तो वो भी अब जैसे हमने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेक्षण किया था 2 साल पहले, उसमें लोगों ने बताया कि अब काफ़ी वस्तुएं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। तो इसलिए जो नया बास्केट बनाया है उसमें हमने कुछ मार्केट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी रखे हैं कि वहाँ की वस्तुओं का भी विवरणी इसमें आएगा। और ऑनलाइन माध्यम से भी अब हमें कुछ वस्तुओं के, कुछ सर्विसेज के दाम मिलते हैं, जैसे एयर फेयर है, रेल फेयर है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमारा यही चेष्टा है, हमारी प्रयास यही है कि किस तरह हम जो CPI का जो आधार है उसको अप टू डेट रखें, और जो डेटा स्रोत हैं वो भी अप टू डेट रहें, कि ठीक हम माप के अनुसार, ठीक बेंचमार्क के अनुसार हम रिफ्लेक्ट कर सकें कि जो प्राइस सिचुएशन है वो ही CPI में दर्शाई जाए। इसके अलावा GDP और IIP के लिए भी बेस ईयर चेंज होगा। GDP के लिए 27 फरवरी का डेट डिसाइड हुआ है, जहां पर न्यू बेस ईयर रिलीज होगा। तो जो मेथडोलॉजी, जिसमें हम ग्लोबली अलाइन मेथडोलॉजी की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो उसमें किस तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं? तो जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है, हमारे काफ़ी नए प्रोडक्ट्स अब तैयार हो रहे हैं, कुछ पुराने जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज थे वो अब बंद हो गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी हम ठीक भाव से रिफ्लेक्ट होगी हमारी GDP कैलकुलेशंस में। और इम्प्रूव्ड डेटा सोर्सेज हैं वो उसको हम इंक्लूड करेंगे। अब हमारे पास GST का डेटा है, ई वाहन का डेटा है, एक PFMS जिससे सरकार का जो खर्चा किया जाता है उसका डेटा हमें डिजिटली मिलता है। तो बोथ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड जो नई इंडस्ट्रीज आए हैं, नए उद्योग आए हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका उत्पाद है, वो भी रिफ्लेक्ट होगा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड न्यू डेटा सोर्सेज एंड द मेथडोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं वो सभी हम इन नए GDP के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, नए इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। और हमारा यही प्रयास है कि ठीक चित्र अर्थव्यवस्था का, देश की अर्थव्यवस्था का हम दें, उससे जो भी
निर्णय लिए जाते हैं, जो भी उसके बेसिस पे नीति बनती है, वो ठीक भाव से बने, यही हमारा प्रयास है। एक क्वेश्चन सर, इन सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें तो क्या जो जीडीपी नंबर्स हैं, जिसके जो एस्टिमेट्स अभी हैं, क्या उस पर भी इम्पैक्ट होगा पॉजिटिवली आइदर साइड? क्या इस पे हम किस तरह के असर देख सकते हैं? हमारा फोकस रहता है कि हम एक्यूरेटली और ठीक भाव से चित्र को प्रकाश करें इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। इसमें अगर कहीं हो सकता है कि कहीं जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे उससे हमें अब बेहतर इंडिकेटर मिल रहा है, तो उससे कोई चेंजेस आ सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। बट हमारा फोकस यही है कि हम क्रेडिबल चित्र दें, एक्यूरेट चित्र दें, कि जो भी नीति और नियम बने वो गुड डेटा पे बने, एक्यूरेट डेटा पे बने। एक आखिरी क्वेश्चन सर, कुछ एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशंस पे सवाल उठाती रही हैं। जो इस वक्त हम मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, इन न्यू सीरीज़ के बाद क्या इस तरह के जो एलिगेशंस हैं या जो डाउट्स हैं वो उसका अंत हो जाएगा, उसको हम रोकने में ये मददगार साबित होगा? और दूसरी चीज़ कि क्या आप इन एलिगेशंस में कोई इसका कोई वो देखते हैं? इसमें मेन जो इशू था, जो रेज किया था, कि हमारा बेस ईयर अब थोड़ा सा पुराना हो गया है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो वो हम बीच में कोविड भी आ गया, उसकी वजह से पहले नहीं अपडेट कर पाए। तो अब जब हम 22-23 के पर आ गए हैं, तो वो मेन जो इशू था वो अब क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मेथडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्निक्स आती हैं, तो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और वो सब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन इशू था कि बेस ईयर पुराना हो गया है, उस इशू को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो डेटा सोर्सेज थे, जो डेटा हमारा पहले भी था, इट वाज ऑन वेरी क्रेडिबल डेटा, एंड वो क्रेडिबिलिटी हम मेंटेन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।